नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं BCW परिवार में। जैसा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं और जैसे कि इस श्रृंखला में हम 1 लाख फैक्ट वाला जो टारगेट लेके चल रहे हैं, उसको ही पूरा करने के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो चौथा चौथा सेट आज हम सॉल्व करेंगे, मुझे उम्मीद है कि इससे कम से कम आपको 1 से 1,500 फैक्ट नया फिर से मिलने वाला है। तो इसको कंपाइल करते करते वो हमारा टारगेट पूरा हो ही जाएगा। तो जल्दी जल्दी बिना विलंब किए हुए शुरू कर देते हैं हम सभी। आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर व्हाट। तो आपको बताना है जो जैविक ऑक्सीजन मांग है, बीओडी, ये किसका मानक मापदंड है। देखिए, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को कई स्तर पे रखा गया है। कुछ कठिन है, कुछ आसान है, कुछ सरल है और कई कई सेट ही कठिन बनाए गए हैं। तो वो खाली खाली आपकी जानकारी को इन्हेंस करने के लिए किया गया है। बिल्कुल भी यहाँ पे आप ऐसा नहीं समझेंगे कि आपके अब आपका जो जानकारी का स्तर है वो कम पड़ रहा है या क्वेश्चन कठिन हो रहा है। तो आप थोड़ा सा साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अब ये बीओडी है क्या। मेजरिंग O2 लेवल इन ब्लड, रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाना या मापना, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, जलीय परितंत्र में प्रदूषण का आकलन, तो प्रदूषण के आकलन के लिए क्या बीओडी, वैसे बीओडी कुछ पॉजिटिव जैसा ही साउंड कर रहा है तो हम इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। एसिंग O2 लेवल इन हाई एल्टीट्यूड रीजन्स, तो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तर का परीक्षण, तो बिल्कुल ऑक्सीजन स्तर का जो परीक्षण है उसके बारे में बात हो रही है। फिर चौथा है विकल्प, कंप्यूटिंग O2 लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वन परितंत्र में ऑक्सीजन स्तर की गणना करना। अब देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पे किस किस चीज़ों की बात हो सकती है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। तो आगे आते हैं, एक छोटा सा फिगर देखेंगे, इसी के माध्यम से समझेंगे। ये है हमारा जलीय तंत्र, ठीक है। देखिए, ये है जलीय तंत्र और ये यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ये कार है, इससे कुछ ना कुछ प्रदूषण हो रहा है। फिर ये है एक्वाटिक सिस्टम, इकोसिस्टम, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लगातार कुछ ना कुछ यहाँ पे खामियां हो रही हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रदूषण निकल रहा है। और उस प्रदूषण के प्रतिपूर्ति के लिए, उस प्रदूषण को खत्म करने के लिए जितनी बायोलॉजिकल तौर पे जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पे ये जो क्रम है, इसी को समझना है हमको। जो ये फोटो प्लैंकटन वगैरह हैं, इन सब को जो ऑक्सीजन चाहिए होता है इस पूरे प्रदूषण भरे वातावरण को शुद्ध करने के लिए, उसी को बीओडी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आते हैं और देखिए, यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, वो इक्वाटिक ओशियन, इक्वाटिक की बात हो रही है, ठीक है, एक्वाटिक की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि क्षेत्रों की जो स्तर है ये भी नहीं होगा और वन परितंत्र में ऑक्सीजन का स्तर ये भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, जलीय परितंत्र में प्रदूषण का आकलन, मैंने आपको बताया था कि ये कुछ नेगेटिव सा साउंड कर रहा है, लेकिन बात यह है कि ये जुड़ा किससे है, ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। पॉजिटिव से जुड़ा होने का मतलब ये है, हमारा बी विकल्प सही हो जाता है। और इसका मतलब ये है कि पॉल्यूटेंट, जलीय परितंत्र में पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए, ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और वी विकल्प हमारा सही हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिप्थीरिया से सुरक्षा देने वाला कौन सा टीका होता है। तो आपको बताना है, क्या वो टॉक्साइड होता है, जो निर्बलित होता है, जीवित निर्बलित होता है, मतलब लाइव एटेंटेड, या mRNA टीका होता है, या वायरल वेक्टर होता है। तो देखिए, जो हमारी डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया के इलाज के लिए हम टॉक्साइड टॉक्साइड वैक्सीन का उपयोग करते हैं। अब एक बात और जान लीजिए, जब वैक्सीन की बात होती है तो वैक्सीन की खोज कब हुई थी, 1796 में जेनिक सेनर, ठीक है, साहब ने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, पहले टीके की खोज की थी। कैसे, काउपॉक्स से, ठीक है, काउपॉक्स से
और किसके लिए लगाया था ये इन्होंने? चेचक के लिए, चेचक के लिए लगाया था इन्होंने। और इन्होंने ये बताया था काउपॉक्स के बाद वो जो वहाँ पे जो पस बन रहा था उसी पस से इन्होंने टीका इजाद किया था और एक 8 साल के बच्चे को लगाया था, जो कि लगाए जाने के बाद स्वस्थ हो गया था। तो 1796 में ये शुरू हुआ था, ये जो प्रक्रिया है वैक्सीन वाली वहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो सही विकल्प है वो टॉक्साइड है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं, जैसे एमआरएनए की बात करूं मैं आपसे, अगर आप एमआरएनए की बात करें तो एमआरएनए में कौन कौन से ऐसे टीके हैं जो एमआरएनए के उपयोग से, कौन सा ऐसा रोग है जो एमआरएनए के उपयोग से ही टीके उनके लिए बनाए जा सकते हैं? तो आपने कोविड को सुना होगा, कोविड 19 के लिए एमआरएनए बेस्ड टीके बनाए गए थे, एमआरएनए बेस्ड टीके बनाए गए थे, रसिया के द्वारा भी बनाया गया था, एमआरएनए बेस्ड टीका बनाया गया था। ठीक है, अब वायरल वेक्टर तो जैसे आम वायरल जो फीवर्स वगैरह होते हैं इनके लिए जो टीके बनते हैं वो सब हैं। ठीक है, ये सामान्य टीका है। और यहां पे अगर इसकी बात भी कर लें तो इसको इबोला आप समझ लीजिए, इबोला वायरस, इबोला वायरस में वायरल वेक्टर से टीके बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लाइव एटेंटेड की बात करें तो इससे भी कुछ हो जाते हैं, कुछ टीके इससे, कुछ रोग इससे भी होते हैं, जैसे कि रेबेला की बात करें। यहाँ पे इबोला की बात हो रही थी, यहाँ पे रेबेला की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रेबेला। ठीक है, तो ये सब रोग ऐसे हैं जो इनके सहायता से इनका वैक्सीन बनाया जाता है। आगे चलते हैं। डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लो डाइक्लोरोएथेन, तो डीडीटी के बारे में बताना है कि ये क्या है। तो ये देखिए, क्या ये एक जैव रासायनिक प्रदूषक है, मतलब बायोकेमिकल पॉल्यूटेंट है? क्या ये है? नहीं। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है? विचार करिए। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है? विचार करिए। या अप्रदूषक है, मतलब नॉन पॉल्यूटेंट है? तो नॉन पॉल्यूटेंट नहीं है ये नॉन पॉल्यूटेंट नहीं है, और बायोडिग्रेडेबल भी पॉल्यूटेंट नहीं है। ये क्या है? ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। 1972 में यूएसए अपने को 1972 से पूर्व, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, 1972 से पूर्व तक जो यूएसए ने फार्मर्स को खुली छूट दी थी डीडीटी यूज करने के लिए, डीडीटी यूज करने के लिए। लेकिन डीडीटी यूज करने का जो खामियाजा भुगतना पड़ता था वो ये था कि इसको हम यूज तो कर ले रहे थे, लेकिन यूज करने के बाद इनके जो अवशेष थे या फिर जो इनको यूज किया जाता था वो क्या होता? अपक्षय नहीं होता था, वो विघटित ही नहीं होता था, वो डिग्रेडेबल नहीं था, जिसकी वजह से क्या होता था कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल था। तो 1972 में यूएसए ने इसको लगभग प्रयोग में लाना 1972 से बंद कर दिया। अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो इनका उपयोग करते हैं, जो कि पॉल्यूटेंट खा रहे हैं और खिला भी रहे हैं। तो आप इतना समझिए कि डीडीटी क्या है? एक अजीव अपचित न होने वाला प्रदूषक है। आगे चलते हैं। बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजेस, तो आपको बताना है कि ये किस रोग का कारण है ये। तो देखिए, ये एक तरीके का गले में, नाक में या मुंह के अंदर, ठीक है, मुंह के अंदर रहने वाला एक वायरस है। ठीक है, एक जीव है जो क्या करता है, ये वायरस जो है ये कहीं ना कहीं बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, और वो छींकने से या बूंदे, जब ड्रॉपलेट्स आती हैं तो क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं तो कुछ ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, हमारे बोलने के बाद वो दिखाई नहीं देती हैं, कुछ ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, तो उससे भी वो क्या होती हैं, फैलती हैं। इनके द्वारा क्या होता है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, और मेनिंजाइटिस का भी समस्या देखने को मिल सकती है, और निमोनिया भी हो सकता है। तो ये सारे विकल्प जो हैं वो सही हैं कि इनसे ये तीनों रोग हो सकते हैं इस वायरस की वजह से। उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? उष्मागतिकीय रूप से, देखिए उष्मागतिकी का मतलब आप सभी थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि ये किस हिसाब की बात, थर्मोडायनेमिकली बात की जा रही है, किस हिसाब की बात की जा रही है, कौन सा स्टेबल है। तो देखिए, एक तरीके से वह रूप जिसके बाद बदलने की कोई संभावना ना हो, मतलब अब वो वहां स्थिर हो चुका है लगभग, मतलब उससे बहुत विकट परिस्थितियों में ही उसमें बदलाव होगा। तो वो कौन सा रूप है? क्या वो हीरा है, या फुलरीन है, ग्रेफाइट है, या कोयला है? तो कोयला तो आप सभी जानते हैं कि कोयले के खान में ही हीरा मिलता है, मतलब कोयला पे बहुत ज़्यादा दाब पड़ता होगा या कुछ और रासायनिक प्रक्रियाएं होती होंगी तब हीरा बनता होगा। तो ये दोनों तो नहीं है, हीरा भी नहीं है, क्योंकि हीरा के बाद भी कुछ परिवर्तन होते हैं।
फुलरिन में भी परिवर्तन हो सकता है, तो ये भी स्टेबल नहीं है। ग्रेफाइट जो है ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है कार्बन का, ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट की एक खासियत और है, बार बार पूछा जाता है, ये क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? कंडक्टर। इट इज अ गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, सुचालक होता है। और इसके साथ ही एक बात और जान लीजिए कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का उपयोग नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत विस्तृत रूप से किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी में भी बहुत विस्तृत रूप से किया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उष्मागतिकी वगैरह ये सब जब बात होती है तो ये क्लासिकल फिजिक्स है। क्या है? क्लासिकल फिजिक्स है, ये सब क्लासिकल फिजिक्स है। लेकिन जब बात होती है नैनो की तो ये क्या है? ये क्वांटम फिजिक्स है। क्या है? क्वांटम फिजिक्स। ध्यान रखिएगा, कभी हो सकता है पूछा जाए आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? अब बताना है आपको कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? रेयॉन, परिवर्तित स्टार्च, एस्पार्टेम कृत्रिम स्वीटनर, जो कि मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे काम किया जाता है इसका। फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, तो बिल्कुल ये भी नहीं है। ये भी सही है, ये गलत नहीं है। और नियोप्रिन, ये विशेष प्रकार का एक रबड़ है, तो बिल्कुल नियोप्रिन एक प्रकार का रबड़ है। ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन्स है। किससे संबंधित है ये आप कमेंट करके बताइएगा, हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं इस पे। और एस्पार्टिम मैंने आपको बताया था ये कृत्रिम स्वीटनर है, तो ये तीनों सही हैं, गलत नहीं है। जो रेयान है ये सेलुलोज से बनता है। किससे बनता है? सेलुलोज से। ये किससे बनता है? सेलुलोज से बनता है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, ये सेलुलोज से बनता है, तो ये परिवर्तित स्टार्च तो नहीं है, तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाता है। ठीक है, रेयान, रेसा है एक। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब दोनों लिस्ट को मैच करना है। देखिए WHO क्या करता है? WHO आवाज की जो नॉइस लेवल होता है, जो शोर का स्तर होता है, उसको निर्धारित करता है। वो बताता है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कितना नॉइस लेवल इज परमिसिबल फॉर पर्टिकुलर प्लेस, तो वो बताता है कि किस प्लेस के लिए कितना नॉइस लेवल होना चाहिए। अब उसी के आधार पे इसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे ज्यादा जो साइलेंट जोन होता है वो सबसे कम होगा, तो साइलेंट जोन सबसे कम है, तो यहां पे जो डीबी वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी। ठीक है, बी का 1 हो गया। जो आवासीय क्षेत्र है वो इससे तो ज्यादा होगा, लेकिन औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र से, मतलब रेसिडेंशियल एरिया जो होगा वो आवासीय से ज्यादा, औद्योगिक इंडस्ट्रियल से और कमर्शियल से कम होगा, लेकिन मॉन से ज्यादा होगा, तो वो हो गया हमारा 55। अब जो इंडस्ट्रियल है वो वाणिज्यिक क्षेत्र और इंडस्ट्रियल में ज्यादा लेवल होगा। ठीक है, 75 और वाणिज्यिक में 65। ठीक है, तो कॉमर्शियल एरिया में 65 और इंडस्ट्रियल में 75। अब जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? ए का हो जाएगा 2, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। 2143, 214, 2143 हमारा बी वाला विकल्प यहां पे सही हो जाता है। आगे चलते हैं। आप यही बताइएगा कि जो पत्ती की सरसराहट होती है, जब क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूं कि ये पहली बार मैं पूछ रहा हूं, अगर पत्तियों की सरसराहट होती है तो पत्तियों की सरसराहट की डीवी वैल्यू कितनी होती है बताइएगा। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, पत्ती जब कोई गिरती है तो उसकी जो सरसराहट होती है, पत्ती या पत्तियों की सरसराहट जो होती है, इसकी डीवी वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, डीवी वैल्यू कितनी होती है? ये 20 डीबी से कम है, कितनी होती है बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सामग्री जैव अपघटनीय है? ऊन, प्लास्टिक कप, मतलब वुल, प्लास्टिक कप्स, एल्यूमिनियम फॉयल और ग्लास बॉटल। तो देखिए जो ऊन है, यही क्या है? जैव अपघटनीय है। ठीक है,
ऐसा पदार्थ जो डिग्रेडेबल हो, जो डिग्रेड हो जाए, जो अपघटित हो जाए, तो वो कौन सा है? ऊन ही है, क्योंकि बाकी का प्लास्टिक और एल्युमिनियम फॉयल और कांच की बोतल ये डिग्रेडेबल नहीं होंगे। आगे चलते हैं। सल्फा दवा किस श्रेणी में आता है? तो आपको बताना है एंटीबैक्टीरियल है, एंटी एनाल्जेसिक्स है, या एंटीपायरेटिक है, या एंटीसेप्टिक है। तो देखिए ये कैसा होता है, ये जीवाणुरोधी होता है। ठीक है, ये जीवाणुरोधी होता है, याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्बोरेटर का प्रयोग किस उष्मा इंजन में होता है? किस उष्मा इंजन में? तो आपको बताना है कि कार्बोरेटर जो होता है वो किस टाइप के इंजन में कार्बोरेटर का यूज होता है। तो डीजल इंजन, स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन, या डीजल और पेट्रोल दोनों। तो देखिए जो कार्बोरेटर होता है वो जनरली पेट्रोल इंजन में यूज में आता है। कहाँ आता है? पेट्रोल इंजन में यूज में आता है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी, ये दोनों टाइप के इंजन में यूज नहीं आता। ये किस में आता है? कार्बोरेटर, ये आता है पेट्रोल इंजन में। ये क्या करता है? ऐसी जगह जहां पे हवा और ईंधन एक साथ मिलते हैं और कंबस्जन कंबस्जन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एयर और फ्यूल एक साथ मिलता है और कंबस्जन को एग्जीक्यूट करते हैं, जिसकी वजह से इंजन काम करता है और हम जैसा भी हम चाह रहे हैं गति, वो गति हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो वो पेट्रोल इंजन है। आगे चलते हैं। कार्बोरेटर क्या है ये आप सभी को पता होगा, ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। वही इंजन में हवा और ईंधन दोनों पहुंचाने का काम करता है, मतलब एक तरीके से आग लगाने के बाद वो प्रक्रिया आगे बढ़ती है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम आयन, ओजोन, मीथेन, या फास्फोरस? यहीं पे अगर आपको एक विकल्प और दे देता, क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक विकल्प और दे देता कार्बन डाइऑक्साइड, तब बताइए, तब ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती मेरे हिसाब से। अभी तो ये ओजोन है। ओजोन क्या है? प्रकाश रासायनिक धुंध से संबंधित है। हालांकि ये विकल्प ना होता ओजोन ही, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था। तो ओजोन है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था गोबर गैस के बारे में। ठीक है, गोबर गैस के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसके घटक कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया था CH4, CO2, N2, H2 प्लस H2S, ये मैंने आपको बताया था। तो ये सारे उसके घटक होते हैं, और मुख्य घटक पूछे तो या तो CH4 बताइए, या तो CH4 बताइए, या CO2 बताइए। ठीक है, ये दोनों उसके मुख्य घटक हैं। ठीक है, जिसमें CH4 तो मुख्यतः है। सम marine animals and insect emit light in darkness. This phenomena is called. कुछ ऐसे, जैसे आपने जुगनू को देखा होगा, जैसे जुगनू को आपने देखा होगा, तो जुगनू जुगनू जो होता है उस क्या होता है, रात में आप देखेंगे जो गांव से होंगे उनको देखने का ये सौभाग्य मिल पा रहा होगा जुगनू देखने का। हालांकि शहर वाले तो ना देख रहे होंगे और ना देख पाएंगे, तो मतलब किसी चिड़ियाघर में भी जाके नहीं देख पाएंगे, जुगनू का कोई चिड़ियाघर नहीं होगा। तो क्या है, चमक, वो एक प्राकृतिक चमक पैदा करते हैं। कैसे करते हैं? उनमें एक एंजाइम पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, एंजाइम पाया जाता है, और इसी एंजाइम की सहायता से क्या होता है, इसी एंजाइम की सहायता से वो चमक पैदा करते हैं। वो एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है, वो बायोलॉजिकल रिएक्शन के द्वारा ही चमक पैदा करते हैं। अब आपको बताना है उसमें से ये कौन सा है, क्योंकि वही फार्मूला यहाँ पे भी है, यही वही फार्मूला यहाँ पे भी है, कुछ अलग नहीं है। फास्फोरेसेंस, बॉल्यूमिनेसेंस, ठीक है, फ्लोरोसेंस और कैमिल्यूमिनेसेंस। तो मतलब यहाँ पे केमिकल 3 वर्ड से मिलके बना है, केमिकल, ल्यूमिन और सेंस। ठीक है, तो ये 3 वर्ड है यहाँ पे। जैसे फ्लोरोसेंस 2 वर्ड है, यहाँ पे बायो, ल्यूमिन और एसेंस है, और यहाँ पे भी फास्फोरस एसेंस है। तो यहाँ पे ये दोनों 2 वर्ड हैं, बाकी ये दोनों 3-3 वर्ड हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो देखिए जो फास्फोरेंस है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा संबंधित, देखिए ये थोड़ा सा संबंधित होता है किससे, जैसे प्रकाश को अवशोषित कर लिया और थोड़ी देर बाद फिर उत्सर्जित करने लग गए, तो ये इससे संबंधित नहीं है। बायोल्यूमिनेसेंस ये क्या है, ये बिल्कुल संबंधित है इसी चीज से जो क्या करता है, जुगनू या किसी एक्वाटिक एनिमल होते हैं या इंसेक्ट होते हैं उनमें प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया को एग्जीक्यूट कराता है। अगर फ्लोरोसेंस की बात करें तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है,
क्योंकि ये भी क्या है, प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करने के बाद रंग बदलने की क्रिया से संबंधित है फ्लोरोसेंस। जब हम केमिकल ल्यूमिनेसेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे बात होती है, देखिए इसके अंतर्गत बायो ल्यूमिनेसेंस भी आ जाता है, लेकिन लेकिन ये ज्यादा स्पष्ट है इससे। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति की पूर्ण छवि देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? तो देखिए, जैसे कि ये क्लासिकल थियरी है, एक क्लासिकल थियरी है। क्लासिकल थियरी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एक तरीके से यूनिवर्सल रूल है, यूनिवर्सल रूल है। ठीक है, यूनिवर्सल रूल है। क्या वो रूल? किसी भी व्यक्ति की पूर्ण छवि देखने के लिए, किसी भी व्यक्ति की पूर्ण छवि देखने के लिए उसकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कम से कम उसकी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। अगर मेरी ऊंचाई के आधे ऊंचाई तक कि अगर कांच के सामने मैं खड़ा हो जाऊं तो मैं अपनी पूरी छवि आराम से देख सकता हूं। ये क्या है? ये एक तरीके से यूनिवर्सल रूल, क्लासिकल रूल है, बहुत ही सैद्धांतिक रूल है पुराना। तो हमारा बी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाता है। अब देखिए, सूची 1 और 2 को मिलान करना है, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। अब यहाँ पे बताना है आपको कौन सा है। विटामिन B12 से संबंधित कौन सा है, इसमें कौन सा विटामिन B12 किससे संबंधित है, कौन सा ऐसा तत्व है जो इससे बहुत महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और ब्रास। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा है। तो देखिए, जब भी बात होती है विटामिन B12 की तो हमको तुरंत याद आना चाहिए कोबाल्ट। क्या याद आना चाहिए? कोबाल्ट, कोबाल्ट। जब भी हीमोग्लोबिन की बात होती है तो हमको तुरंत याद आना चाहिए क्या? आयरन। जब भी क्लोरोफिल की बात होती है तो हमको तुरंत याद आना चाहिए क्या? मैग्नीशियम। और जब भी ब्रास की बात आ रही है तो याद आना चाहिए तांबा, मतलब कॉपर। अब इसी हिसाब से इसको सेट कर लीजिए। विटामिन बी ट्वेल्व ये कुछ ऐसे विटामिन हैं जो हमारे शरीर में ही क्या होते हैं? बनते हैं। तो इसके लिए खाना पीना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, कोबाल्ट। ए का क्या हो गया? 2। बी का क्या हो गया? 4। 2 4 2 4। तो हमारा ए वाला विकल्प यहाँ पे सही हो गया। सी का 1 है, बिल्कुल हाँ, तो ए वाला विकल्प हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है, फ्रेश वाटर लेक, कौन सी है? ठीक है, फ्रेश वाटर लेक कौन सी है भारत की सबसे बड़ी? पुलिकट झील है, एक कृत्रिम झील है। ये कैसी झील है? कृत्रिम झील है। चिल्का झील है जो कि खारे पानी की झील है। हालांकि इसमें खारा पानी और मीठा पानी दोनों मिल जाता है। ठीक है, लेकिन ये खारा पानी ही माना जाएगा। वुलर लेक, बिल्कुल वुलर लेक ही है। ठीक है, वुलर लेक ही है जम्मू कश्मीर की, जम्मू एंड कश्मीर की वुलर लेक है। ठीक है, और फिर है सांबर लेक। तो सांबर लेक, देखिए सांबर लेक के बारे में मैं आपको बताऊं, राजस्थान की एक ऐसी झील है, राजस्थान की एक ऐसी झील है, कुछ सिद्धांतों में, कुछ सिद्धांतों में ऐसा माना जाता है कि राजस्थान की ये जो झील है, ये जो अरल सागर था, सॉरी, जो पहले का अरल सागर नहीं, जो हिमालय बनने से पूर्व का जो सागर था, कहीं ना कहीं उसी सागर का ये बचा हुआ अवशेष है। ठीक है, ये बचा हुआ अवशेष है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, भूलिएगा मत इसको। सांबर झील राजस्थान, खारे पानी की झील है। वुलर लेक फ्रेश वाटर, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। पुलिकट और चिल्का, चिल्का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब यहीं आपको ये भी बताना है कि एक और क्वेश्चन, सबसे ऊंचाई वाली झील कौन सी है? सबसे ऊंचाई पर मैं आपको हिंट दे देता हूं, कमेंट करिएगा। सिक्किम में है, सिक्किम में है। ठीक है, जाके देखिए और कमेंट करिए, सिक्किम में है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन हैज द हाइएस्ट एलिवेशन इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर? अब देखिए, अगर हम पृथ्वी को बना लें कुछ ऐसा, ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी को जब हम बराबर बराबर भागों में बांट दें तो देखिए ये कौन सा है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है।
ठीक है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है किसकी हो रही है? अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। वेस्टर्न मतलब इस आधे पार्ट की बात हो रही है। यहाँ पे बात की जा रही है इसकी, इसकी बात की जा रही है। तो आप सभी को पता है यहाँ पे क्या है? अमेरिका है, अमेरिका है, अफ्रीका भी है, अफ्रीका का भी कुछ भाग है, ठीक है, अफ्रीका का भी कुछ भाग है। तो अमेरिका और अफ्रीका दोनों है। कुछ स्पष्ट लिख देता हूँ, नहीं तो ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा। इस वाले पार्ट की बात हो रही है, इसमें क्या है? अमेरिका, अफ्रीका मूलतः, ठीक है, अफ्रीका और अमेरिका। तो अब यहां पे जब बात करेंगे हम, तो इसमें कौन सा है? एकांकागुआ, पिसिस, ट्रेस क्रूसेस मोर और मर्सेडोरियो। तो अब देखिए यहां पे एकांकागुआ जो है अर्जेंटीना का, अर्जेंटीना का सबसे ऊंचा पर्वत है। किससे संबंधित है? एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, एंडीज की, ठीक है, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। अगर आप इसकी हाइट पे जाएंगे तो 5861 मीटर ऊंचा है, 5861 मीटर ऊंचा है। कौन सा? एकांकागुआ, एकांकागुआ, ठीक है। तो एक तरीके से आप जब देखेंगे तो ये सबसे ऊंचे हैं किस किस क्षेत्र में? अगर आप इस वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो ये सबसे ऊंचाई पर है एकांकागुआ, जो कि साउथ अमेरिका में है। कहां पे है? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है, जो कि किसके पास है? चिली के, चिली के बॉर्डर पे ही है एकांकागुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने आपको कल बताया था एंडीज क्या है? विश्व की सबसे लंबी चोटी, सॉरी लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई कितनी है? 7000 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। आपको यहां पे बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। मीरी हिल्स, मीरी अरुणाचल प्रदेश, मिकिर हिल्स आसाम, लुसाई हिल्स मिजोरम, अबोर हिल्स मेघालय। अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन से हैं। तो जो मीरी हिल्स है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है? जब भी अरुणाचल प्रदेश की बात होती है, जब भी अरुणाचल प्रदेश की बात होती है तो मीरी, मिसमी, मीरी, मिसमी, अबोर और डाफला, अबोर और डाफला, ये चार चोटियां, चार पर्वत चोटियां ऐसी हैं जिनके बारे में, मतलब चार पहाड़ियां ऐसी हैं जिनको आप दो ध्यान रखना है, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। मीरी, मिसमी, अबोर, डाफला, ठीक है, मीरी, मिसमी, अबोर, डाफला। अब देखिए यहाँ पे अबोर की बात जो कर रहा था, अबोर हिल्स मेघालय में, वो मेघालय में नहीं है। मेघालय में आप सभी को पता है कौन सी है? गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। और ये सारे वो मालदा गैप से अलग हुए हैं, किससे? दक्कन के पठार से। तो ये पठार से ही जो ऊंचा वाला भाग है वो है, ये हिमालय का भाग नहीं है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप सभी को, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका सही विकल्प डी हो गया। भूकंपी विसंगतियों के संदर्भ में निम्नलिखित को मिलान में लाइए। अब आपको बताना है इसमें से डिसकंटिन्यूटी कौन सी है और उसकी स्थिति क्या सही दी हुई है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहली बात करें तो ये जो मोहो है ये ऊपरी और निचली मेंटल से संबंधित नहीं है। इट इज नॉट रिलेटेड टू बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल। जब ये ऊपर वाले क्रस्ट एंड अपर मेंटल से संबंधित था तो ये गलत हो गया। गुटेनबर्ग क्या है? बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, बिल्कुल सही बात है। और लेमैन क्या है? बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट,
ठीक है, लोअर क्रस्ट। आइए अब देख लेते हैं, फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए यहां पे गुटेनबर्ग दे रहा है लोअर मेंटल आउटर कोर, लोअर मेंटल आउटर कोर गुटेनबर्ग, सही है, ठीक है। फिर उसके बाद मोहरिक की बात जब करते हैं तो ये जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है ये किसका है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल से, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे गलत हो गया था। फिर आगे चलते हैं लेहमैन पे, तो ये बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे वो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, ये कोर से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, कोर से रिलेटेड है, ठीक है, कोर से रिलेटेड है। तो लेहमैन अपर क्रस्ट से संबंधित नहीं है, ठीक है, क्रस्ट से संबंधित नहीं है, कोर से संबंधित है, ठीक है, कोर से संबंधित है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये वाला भी गलत है। अब यहां पे पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही है, तो कौन सा सही है, जल्दी बताइए। कौन सा सही नहीं कर लीजिए, यहां पे नहीं कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा, तब क्वेश्चन भी थोड़ी सी सही हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है, यहां पे विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज और नॉट करेक्ट, यहां पे नॉट कर लीजिए, नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो दूसरा और तीसरा, ठीक है, क्योंकि ये क्रस्ट की बात कर रहा है, जबकि यहां पे क्या, ये ऊपर वाला क्रस्ट तो ऊपर वाला होता है ना। अब गुटेनबर्ग या लेमैन, लेमैन तो कोर से रिलेटेड है ना, क्रस्ट से रिलेटेड कहां से हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। तो ये वाला 2 एंड 3 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 एंड 3 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ चीजें और भी हैं जो आप जान लीजिए। मोहरिक किससे संबंधित है, मोहरिक किससे संबंधित है, जब मोहरिक की बात करते हैं तो किससे संबंधित है, अपर सॉरी लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट प्लस किससे संबंधित है, अपर मेंटल, अपर मेंटल, ठीक है, अपर मेंटल। तो इतनी चीजें तो क्लियर हो गई आपकी, इतनी चीजें तो क्लियर हो गई आपकी। फिर उसके बाद है रेपिटी, पूछ सकता है आपसे, इसलिए आपको पता होना चाहिए अपर और लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है रेपिटी। और यहीं पे जब बात करते हैं हम गुटेनबर्ग की, महत्वपूर्ण है, गुटेनबर्ग की जब बात करते हैं तो गुटेनबर्ग किससे संबंधित है, लोअर वाला मेंटल, लोअर वाला मेंटल और प्लस जो नीचे वाला ये जो कोर है, आउटर कोर, आउटर कोर, ठीक है, आउटर कोर से। फिर जब बात करते हैं हम लेहमैन की, सबसे लास्ट है, तो लेहमैन किससे संबंधित होगा, इनर एंड आउटर, इनर कोर और आउटर कोर, ठीक है। यही था जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। आगे चल रहे हैं। द लोकेशन इनसाइड द अर्थ वेयर सेस्मिक वेव ऑरिजिनेटेड इज कॉल्ड, तो आपको बताना है कि द लोकेशन इनसाइड द अर्थ वेयर सिस्मिक वेव्स ऑरिजिनेटेड, क्या है भूकंपी तरंगे और कहाँ, जहां से वो उत्पन्न होती हैं पृथ्वी के स्थान में, पृथ्वी के अंदर, उसको क्या कहते हैं, उसको फोकस कहते हैं, एपिक सेंटर कहते हैं, कोर कहते हैं, या रैपिड बिंदु कहते हैं, रैपिडी पॉइंट कहते हैं। तो देखिए जहां पे, जैसे अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी के इस भाग में अगर यहाँ पे भूकंप की जो कंपन, मतलब यहाँ पे ही वो ये जो भूकंपी तरंगे हैं उत्पन्न होती हैं, तो इसको फोकस कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस। जहां सतह पे पहुंच के ये अपना प्रभाव दिखाती है उसको क्या कहते हैं, इपिक सेंटर, इपिक सेंटर कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, एक फिगर से समझ लेते हैं। जहां पे पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है इसको फोकस कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं, समझ लीजिए, इसको एपिक सेंटर कहते हैं, ठीक है। और बाकी का ये जो गैप वैप आता है इसको फॉल्ट कह देते हैं, ये जो स्कार्प आया हुआ है इसको फॉल्ट स्कार्प कहते हैं, और ये जो ट्रेस आता है, ये जो ट्रेस आता है इसको फॉल्ट ट्रेस कहते हैं, ठीक है। सिस्मिक वेव्स किस तरीके से यात्रा कर रही हैं इसके बारे में है, ठीक है, और फॉल्ट प्लेन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको भूकंप के बारे में इसमें से कुछ भी, इपिक सेंटर या फोकस, दो ही पूछेगा, आपको ये पता होना चाहिए। ऑलिव रिडले कछुए, टर्टल reach Odisha coast every year for nesting using earth magnetic field. What is the phenomenon called? अच्छा, जब ऐसी घटना होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, बताना है आपको, इस घटना को क्या कहते हैं। क्या ये हाइबरनेशन है, क्या ये हाइबरनेशन है, या एसेस्टिवेशन है,
या माइग्रेशन है या एरिबडा है। तो ये जो एरिबडा है ये क्या है, और शीत निद्रा, ग्रीष्म निद्रा, प्रवासन, देखिए शीत निद्रा क्या होता है, शीत के समय, क्षमा चाहूंगा, शीत के समय जब कोई जीव एक सुसुप्तावस्था में चला जाता है, सुसुप्तावस्था में चला जाता है, तो उसको हाइबरनेशन कहते हैं। जब ग्रीष्म ऋतु के दौरान जाता है सुसुप्तावस्था में, तो उसको क्या कहते हैं, एसेसिवेशन कहते हैं। और जब जब वो प्रवास करता है, एक स्थान से दूसरी जगह पे जाता है, तो उसको प्रवास कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं, प्रवासन कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जब पर्टिकुलर एक साथ अंडे देने की प्रक्रिया या किसी ऐसी प्रक्रिया से जुड़े हुए, ऐसी किसी प्रक्रिया से जुड़े हुए जब कोई काम होता है तो उसको एरिबडा कहते हैं। कछुए का एक साथ अंडे देने की प्रक्रिया एरिबडा कहलाती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, एरिबडा, ठीक है। डी, ना ए ना बी ना सी, डी एरिबडा कहलाता है, ठीक है। ऑलिव रिडले कछुए, टाइटल। Despite the long duration of summer sunshine in the polar region, temperature remains low because, देखिए आपको बताना है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में गर्मियों के समय भी जो सूरज होता है वो नीचे होने के बावजूद वहां पे जो ठंडी होती है वो ज्यादा होती है, गर्मी की अपेक्षा गर्म नहीं हो पाती है, मतलब वातावरण गर्म नहीं हो पाता है। इसके बारे में आपको बताना है। एक मिनट का समय चाहूंगा। ठीक है, अब सही है। ठीक है, तो सूर्य आकाश में बहुत ऊंचा रहता है, इसका कारण यह है कि सन इज वेरी हाई इन द स्काई, सन इज लो इन द स्काई, या सन लॉन्ग वेव्स कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू आइस, और वाटर इन द सॉइल इज फ्रोजन। तो देखिए आपको बात मैं बता दूं, उस समय जो सूर्य होता है, सूर्य होता है वो बहुत नजदीक होता है, नजदीक होता है, निकट होता है, और वो आकाश में नीचे होता है। कहाँ होता है, आकाश में नीचे होता है, ठीक है, नीचे होता है। नीचे होने की वजह से उसकी संपूर्ण उष्मा, पूरी उष्मा उसकी जो है वो पृथ्वी को नहीं मिल पाती है, वो पृथ्वी को नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से जो वातावरण है वो 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम ही होता है, ठीक है। या तो 10 डिग्री सेल्सियस होगा या तो उससे कम होगा, ऊपर नहीं जा सकता है, ऊपर नहीं जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, आकाश में बहुत नीचे होता है, ठीक है। क्योंकि पूरा प्रॉपर उष्मा देने के लिए, जैसे आप अभी अगर अग्नि जल रही है, उसके सामने आप खड़े हुए हैं, तो अंगीठी वगैरह जल रही है, और आप क्या है कि आपको अंगीठी का पूरा ताप नहीं मिल पा रहा है, तो आप गर्मी नहीं महसूस कर पाएंगे, बस वही चीज हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। लोनार लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट, क्रेटर झील है। क्या है, क्रेटर झील। मैंडर्स टेक्टोनिक या प्लाया झील नहीं है। प्लाया झील कहाँ से, रेगिस्तान से संबंधित होता है, याद रखिएगा, रेगिस्तान से संबंधित होता है। तो क्रेटर झील है, कैसा झील है, क्रेटा, क्रेटर झील। ऐसा माना जाता है कि दो तरीके की घटनाएं हुई होंगी, या तो ऊपर से एक उल्का पिंड आके गिरा होगा तो वो क्रेटर नुमा बन गया, या तो ज्वालामुखी वाला वो जो घटना क्रेटर होता है ना, तो वैसी कोई घटना हुई होगी। हालांकि उल्का पिंड वाला ज्यादा क्या है, प्रमाणित माना जाता है, ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। तो क्रेटर लेक, ठीक है, किसको, लोनार झील को क्रेटर लेक कहते हैं, ठीक है, याद रख लें आप सभी एकदम। कोई इसमें से कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे क्रेटर झील ही होगा। मैं एक मिनट पानी पी लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। तो वो लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। इतनी चीजें समझ में आ गई हैं आप सभी को। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।
ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो लोनार झील कैसे ही क्रेटर झील है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये प्लेस्टोसीन युग में उसका निर्माण हुआ था, याद रख लीजिएगा। निम्न पर्वत को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। माउंट एवरेस्ट, माउंट अकांकागुआ, माउंट एल्ब्रस और किलिमंजारो। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से किस ऊंचाई के हैं, उनके ऊंचाई के हिसाब से उनको क्या करना है, अरेंज करना है। जब माउंट एवरेस्ट की बात होती है तो आप सभी को पता होगा 8,850, अभी अमेरिका कह रहा था, 49 भी मान लेंगे तो भी ऊपर है, ठीक है। जब हम माउंट एकांकागुआ की बात करते हैं तो एकांकागुआ कितना है, 6961, ठीक है, एकांकागुआ। और जब बात कर लेते हैं माउंट एल्ब्रस की, तो एल्ब्रस कितना है, 5642। और जब किलिमंजारो की बात करते हैं तो किलिमंजारो तो बहुत छोटा है, ठीक है। किलिमंजारो तो 5895 ही है, ठीक है, 5895 ही है। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा एक फैक्ट चेंज करेंगे। 6961 है ये वाला फैक्ट, यहाँ पे जो मैंने आपको ये बताया था इस हेमिस्फीयर में 6961, ये मैंने आपको किलिमंजारो का बता दिया था। ये कितना है, 6961, ठीक है, मीटर। याद रख लें आप इस सबको। अब यहाँ पे इसको अरेंज करते हैं। तो जो माउंट एवरेस्ट है ये इतने मीटर का है, ये सारे मीटर में ही दिए हुए हैं। तो यहाँ सारे मीटर में दिए हुए हैं, तो पहला हो जाएगा हमारा, अगर हम आरोही क्रम में लगाते हैं तो सबसे पहले छोटा वाला आएगा, तो आ जाएगा 4। फिर आ जाएगा हमारा पहले आ जाएगा माउंट एल्ब्रस 3 एंड 4। फिर क्या आ जाएगा, माउंट एकांकागुआ 2 एंड 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। किलिमंजारो कहाँ से संबंधित है, तो देखिए एल्ब्रुस और एकांकागुआ। एवरेस्ट तो आप सभी जानते हैं कहाँ पे है, सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में है, सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं इसको। माउंट एकांकागुआ आप सभी को पता है साउथ अमेरिका में है, ठीक है, साउथ अमेरिका में है। किलिमंजारो के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, कहाँ, तंजानिया, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। माउंट एल्ब्रुस की बात करें तो ये फ्रांस के, ये माउंट एल्ब्रुस यूरोप से संबंधित है, इतना याद रख लीजिए आप, यूरोप से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू मेडिटेरियन क्लाइमेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब भूमध्य सागरी जलवायु के बारे में आपको देखना है क्या सही और क्या गलत है। हॉट ड्राई समर्स एंड कूल वेट विंटर, ठीक है। और दूसरा क्या है, लोकेटेड बिटवीन 30 एंड 45 एन एंड एस लेटीट्यूड, तो उत्तरी और दक्षिणी क्या है, लेटीट्यूड में। तो देखिए हॉट ड्राई समर तो होता है, बिल्कुल होता है। कैसा होता है, हॉट ड्राई समर होते हैं, समर में गर्मी होती है, शुष्क होती है, और ठंडी में आर्द्रता होती है, ठीक है। तो लोकेट कहाँ करता है, तो 30 से 45 डिग्री। भूमध्य सागरी जलवायु, आपसे भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं पूछ रहा है, भूमध्य सागरी पूछ रहा है। तो बिल्कुल कितना हो जाएगा, 30 to 40 डिग्री। ये दोनों विकल्प हमारे क्या हो जाते हैं यहाँ पे, एक तरीके से गलत हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं जल्दी से। इसमें से सॉरी, दोनों सही हो जाते हैं, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नहीं ही पूछ रहा है ना, तो कोई नहीं हो जाएगा। तो ये बात सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। आगे चलते हैं, 25वां क्वेश्चन। निम्न पठारों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध तरीके से बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे वेस्टर्न से ईस्टर्न पार्ट में जाना है। तो जब अमेरिका की बात करते हैं तो इसमें अमेरिका में 2 पठार आ जाते हैं। कैसे, कितने पठार आ जाते हैं, 2 पठार आ जाते हैं, एक कोलोराडो और एक कोलंबियन। कोलंबियन सबसे पहले आ जाता है, तो मतलब ए पहले आ जाता है। फिर कौन सा आता है, 3 आता है, ये अमेरिका में हो गया। इथोपियाई जो है वो अफ्रीका में है, ये कहाँ है, अमेरिका में है। और जो इथोपियाई है, मतलब जो है हमारा 2, वो अफ्रीका में है। और ये जो हमारा साइबेरियन है ये रसिया में है, ठीक है। ये कहाँ है, रसिया में है, मतलब एशिया में है, ठीक है, एशिया में है। अब इस हिसाब से आप क्रम देख सकते हैं, 1 3 2 4, 1 3 2 4
हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाता है। आइए आपको कुछ चीजें यहाँ पे बता देते हैं। अब देख लीजिए आप यहाँ पे क्रम देखिएगा, सबका इस क्रम एकदम स्पष्ट रहेगा। जो अलास्का है, अलास्का का पठार ये सबसे पश्चिम में है। इसके बाद कोलंबिया है, इसके बाद ग्रेट बेसिन पठार है, उसके बाद है ओजाक पठार, फिर क्या है कोलोराडो। ठीक है, कोलोराडो जो महत्वपूर्ण है वही बता रहा हूं मैं आपको। मैं यहाँ पे रेड पेन ले लेता हूँ जिससे पता चले। कोलंबिया है, ग्रेट बेसिन है, कोलोराडो है। उसके बाद क्या पूछा जा सकता है, गुयाना का पठार पूछ सकता है, बोलीविया का पठार पूछ सकता है। ठीक है, देखिए गुयाना इधर है, फिर उसके बाद बोलीविया है। फिर आपसे पूछ सकता है ब्राजील का पठार, तो ये भी आपको पता है। पेंटोगोनिया का पठार आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लीबिया का पठार आपसे पूछ सकता है, मसेटो का पठार आपसे पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आते हैं ईरान का पठार, तो आप सभी को पता ही है, ईरान में ही होगा। साइबेरिया का पठार आपको पता होना चाहिए, मंगोलिया का पठार आपको पता होना चाहिए, तिब्बत का पामीर का पठार आपको पता होना चाहिए, तकलामाकन का पठार। ये महत्वपूर्ण थे, बाकी के तो सारे है ही हैं। तो भारत के जो है उसको तो हम विस्तृत रूप से देखेंगे ही। सारगैसो सागर किससे संबंधित है? दक्षिणी अटलांटिक उपोष्णीय भंवर, दक्षिणी अटलांटिक उपोष्णीय भंवर, दक्षिण नॉर्थ अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक, और फिर ध्रुवी भंवर और दक्षिणी अटलांटिक ध्रुवी भंवर। आपको बताना है सरगैसो सागर कहाँ है। देखिए, अगर आप सरगैसो सागर की बात करें तो सरगैसो सागर है कहाँ? सरगैसो सागर है जो अमेरिका के जस्ट बगल में, मैक्सिको की खाड़ी जो आती है, मैक्सिको की खाड़ी उसी के जस्ट बगल में सरगैसो सागर है। ठीक है, तो वहां पे कौन सा है, साउथ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल है या पोलर गेर है? देखिए वहां पे पोलर का कोई संबंध ही नहीं होगा, तो पोलर आप पहले हटा दीजिए। अब यहां पे देखिए, क्या वो दक्षिणी अटलांटिक सागर है या उत्तरी है? तो दक्षिणी है, तो हमारा ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, सरगैसो सागर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सरगैसो सागर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ये गल्फ स्ट्रीम है और ये सदर्न पार्ट में आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लोकल विंड्स। आपको बताना है इसमें से लोकल विंड्स के कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं। तो देखिए, जब भी बात होती है चिनूक की, चिनूक क्या है, गर्म और शुष्क पवन, गर्म और शुष्क पवन, क्या ये सही बात है? तो बिल्कुल सही बात है। जो मिस्ट्रल है वो शीत और शुष्क पवन है, ये भी सही बात है। जो सिरोको है ये भी सही बात है, ये गर्म और शुष्क है, धूल युक्त पवन है। अब देखिए, देखते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये सब है कहाँ संबंधित। जब सिरोको की बात करते हैं, जब भी सिरोको की बात करते हैं, तो ये कहाँ से संबंधित हो जाता है? ये संबंधित हो जाता है सहारा से, सहारा से, सहारा मरुस्थल। मिस्ट्रल की बात जब कर लेते हैं, मिस्ट्रल की बात जब कर लेते हैं, तो मिस्ट्रल कहाँ से संबंधित हो जाता है? मिस्ट्रल संबंधित हो जाता है फ्रांस से, फ्रांस से। ठीक है, और चिनूक कहाँ से संबंधित हो जाता है? तो रॉकी, रॉकी पर्वत जो है उसी के पास से ये क्या होती है, उसके ढाल से ही ये उसी रॉकी पर्वत के पास से ही ये चिनूक हवाएं निकलती हैं। ठीक है, तो सिरोको, मिस्ट्रल और चिनूक, इनके बारे में हमने जान लिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि कौन से विग्म सही थे, तो ये तीनों सही हैं, तो 1, 2 एंड 3 हमारा पहला वाला सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं? तो देखिए, क्या ये स्वतंत्र न्यायपालिका प्रतिनिधित्व करती है? बिल्कुल करती है। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करती है? बिल्कुल करती है। और द्विसदनीयता बिल्कुल करती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जो नहीं करता है वो कौन सा है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा माना जाता है कि जो ट्रू, ऐसा मतलब ऐसा माना जाता है कि जो ट्रू नेचर के होंगे संघीय प्रकृति, जो संघीय प्रकृति के, ट्रू फेडरल प्रकृति के होंगे, जो ट्रू फेडरलिज्म शो करेंगे, वहां पे स्टेट के अपने अलग कॉन्स्टिट्यूशन होंगे और सेंटर के अपने अलग कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। ठीक है, अलग कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। लेकिन यहां पे भारत में ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा ए वाला विकल्प यहां पे सही हो जाता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होने की ये वाला इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
ठीक है। अमेरिका में ही देख लीजिए, ट्रू फेडरेशन आपको देखने को मिलेगा यूएसए में। यूएसए के हर अपने अलग अलग स्टेट के अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये बात। राज्यों में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को प्रस्तुत करने हेतु अनुच्छेद 3 द्वारा निर्धारित शर्त क्या है? जब राज्यों में मतलब जो कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 3 फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ बिल रिलेटेड टू अल्टरनेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री क्या है? अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसी कोई बात नहीं है। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है। प्रभावित राज्यों की सहमति, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी, बिल्कुल नहीं। जो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट है यही बताया गया है किसमें? आर्टिकल 3 में। और यहां पे आर्टिकल 3 के बारे में ही पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? आर्टिकल 3 में क्या दिया गया है? तो दिया गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही इस बदलाव के लिए क्या कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। हो गया सही। आगे चलते हैं। विच एक्ट रेगुलेट्स द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो नागरिकता के अर्जन मतलब प्राप्त करने और समाप्ति मतलब फिर छोड़ देने, मतलब प्राप्त करने और छीनने दोनों की स्थिति में कौन सा अधिनियम अधिनियमित करता है? सारी मतलब कौन सा अधिनियम जो था वो इस नियम को अधिनियमित करता है? इंडियन नेशनल एक्ट 1946 नहीं। नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 बिल्कुल है, सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1955 नहीं। सिटीजनशिप रूल्स 2009 बिल्कुल नहीं। इसी वाले में अब तक कुल 8 बार संशोधन किए गए हैं। किसमें? 55 में। ये जो एक्ट 1955 है इसमें 8 बार संशोधन किए गए हैं। और सबसे आखिरी वाला संशोधन कब हुआ था? 2019 में। कब हुआ था? 2019 में सबसे आखिरी वाला संशोधन 2019 में हुआ था। आगे चलते हैं। विच आर्टिकल स्ट्रेथन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? विच आर्टिकल स्ट्रेथन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? इसमें से कौन सा ऐसा है? देखिए यहां पे तो क्वेश्चन बहुत आसान दे दिया। अगर यहीं पे आपको दे देता अनुच्छेद 39 का ए, 39 का बी, 39 का सी और 39 का डी, अब आपसे पूछता कि कौन सा है, इसमें तो आप तुरंत बता देंगे 639। यहां पे जो है वो 39 का डी होगा विकल्प, 39 का डी, ठीक है। ये होगा थोड़ा कठिन क्वेश्चन क्योंकि 39 तो सबको याद होगा, 39 का डी होता तो कठिन होता। समान कार्य हेतु वेतन के सिद्धांत इसमें शामिल किए गए हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। किसमें है? डीपीएसपी। कौन से भाग में है? पार्ट 4 में। कौन सा अनुच्छेद होता है? 36 से लेके 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि क्या है? जो कि न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालयों में नहीं जाया जा सकता है इनके विरुद्ध, ठीक है। में नहीं जा सकते हैं, बस इतना याद रखिए आप, नहीं जा सकते हैं इनके विरुद्ध। आगे चलते हैं। for imposing restriction of freedom of trade and commerce within state and state legislature requires prior sanction। तो भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधायिका को किसकी पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है? किसकी पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है? राज्यपाल के, राष्ट्रपति के, संसद के या प्रधानमंत्री के? तो इसके लिए जो आवश्यकता होती है वो राष्ट्रपति के किस पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है, ठीक है। राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। यहां पे आप कंफ्यूज होकर राज्यपाल के साथ जा सकते थे जो कि गलत हो जाता, ठीक है, जो कि गलत हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? संघ लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315। वस्तु एवं सेवा कर परिषद, आर्टिकल
279A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338 नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका कोई जिक्र नहीं है, तो यही वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। When the state assembly is dissolved under the president rule, who passes the state budget एंड स्टेट बिल्स, जब राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है तो वहां के जो नियम होते हैं उनको बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। संसद वहां के बजट बना सकती है, छोटे मोटे नियम भी बना सकती है, और मतलब नियम जो भी आवश्यक हो उनको बना सकती है। कौन? संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, याद रख लें आप सभी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है? नहीं होता है। सीएम हैज नॉट फिक्स्ड टेन्योर, बिकॉज वो क्या होता है, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, तो इसलिए नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है ना, सीएम होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नर। तो प्लेजर ऑफ द गवर्नर का मतलब है कि उसका उसकी स्थिति होगी, जो उसका टेन्योर होगा वो फिक्स नहीं होगा। ठीक है, मिनिमम। और फिर क्या है यहाँ पे, सैलरी एंड अलाउंस आर डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ये वाला गलत है। सीएम होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नर सही है। मिनिमम एज टू बिकम सीएम इज 25 ईयर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि जो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, 25 साल। अभी आपने देखा था मैथिली ठाकुर ने क्या किया है, विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेशन किया है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि कम से कम 25 तो होगा ही। इतना आपको याद रहेगा तो आप कर ले जाएंगे, 25 वर्ष। ठीक है, तो हमारा केवल एक विकल्प ही गलत है और यहाँ पे सही नहीं पूछ रहा है, इसलिए हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच आर्टिकल स्पेसिफिकली एड्रेस द गवर्नेंस एंड स्पेशल स्टेटस ऑफ दिल्ली? 69th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये कौन सा अमेंडमेंट था? 69th था, 69th था। अब कब हुआ था? 1991 में। अब ये इससे संबंधित कौन सा है? तो इससे संबंधित है अनुच्छेद 339 ए, 339 ए। तो आपको पता होना चाहिए 339 ए। ठीक है, वी विकल्प हमारा सही हो जाता है। 371 किससे संबंधित है? किस राज्य से? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। Which provision empower the president to suspend the which provision empower the president to suspend the right to move any court for enforcement of fundamental right during national emergency? Article 359, Article 359 is giving power to president to suspend the right to move any court for enforcement of fundamental right during national emergency। तो मतलब इस समय ऐसा अधिकार इस आर्टिकल के द्वारा मिल जाता है राष्ट्रपति को कि वो एक ऐसा नियम बना दे या ऐसा जो कानून बना दे या उस समय अधिरोपित कर दे, हमारे ऊपर क्या करे, अपने ऊपर डाल दे कि हम न्यायालय में मौलिक अधिकार की मांग करने के लिए ना जा सकें। 359, ठीक है, याद कर लें आप 359। 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 31 क्या है? आर्टिकल 31 क्या है? क्या इसको निरस्त कर दिया गया है? और अगर निरस्त किया गया है तो इसको निरस्त क्यों किया गया है? कमेंट करके बताइए, क्यों किया गया है? ठीक है, क्यों कर दिया गया है इसको निरस्त? कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं। As per Article 368, the initiative to amend the Constitution may be undertaken by। तो 368 के अनुसार संविधान संशोधन की पहल कौन कर सकता है? केवल राष्ट्रपति? नहीं। केवल राज्य विधानमंडल? नहीं, ये तो कर ही नहीं सकते हैं। केवल एक मंत्री? नहीं, ना राष्ट्रपति कर सकते हैं, ना राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य कर सकता है, और ना कोई क्या कर सकता है, केवल एक मंत्री कर सकते हैं। कौन कर सकता है? या तो मिनिस्टर करेगा या तो कोई प्राइवेट मेंबर करेगा। मिनिस्टर भी करेगा लेकिन प्राइवेट मेंबर भी करेगा। तो ये दोनों वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है,
368 संशोधन। संशोधन करने में एक बहुत टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। संशोधन करने में दो सदन कर सकते हैं। पहली बात तो संसद ही कर सकता है संशोधन, विधानमंडल नहीं कर पाएगा संशोधन। तो जब संसद करेगा तो संसद में पारित करने के लिए कुछ शर्तें हैं कि उसके कुल मेंबर और उपस्थित मेंबर के बीच में एक छोटा सा पतला सा ब्रेक, मतलब वहां पे एक बाल जैसा एक क्या है, एक छोटा सा अपवाद है, उसको ध्यान में रखिए। कुल जितने मेंबर हैं उससे कम उसके बहुमत तो उसका होना चाहिए, मतलब जितने आधे से एक ज्यादा तो होना चाहिए, लेकिन उपस्थित का 2/3 होना चाहिए। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, क्या यह बात सही है? 21 वर्ष है। कितनी है? 21 वर्ष। 11th शेड्यूल कंटेन 29 सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू पंचायत। तो पंचायत से रिलेटेड जो 29 विषय हैं उसको 73rd अमेंडमेंट में, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया था? 29 सब्जेक्ट को जोड़ा गया था। किसमें जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची में। ठीक है, 11वीं अनुसूची में, शेड्यूल 11th शेड्यूल में उसको जोड़ा गया था। तो ये वाला विकल्प तो हमारा सही है, लेकिन ये वाला गलत है, तो केवल दो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अब आपको पंचायती राज के बारे में, आपको ये पता होना चाहिए कि ये दो जगह इसकी बात हो रही है पंचायत की। पहली बात कहाँ हो रही है? डीपीएसपी में हो रही है। डीपीएसपी में हो रही है। डीपीएसपी में कौन सा? अनुच्छेद 40, जिसको क्या कहते हैं? गांधीवाद सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, गांधीवाद सिद्धांत भी कहते हैं इसको। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो दूसरा कहाँ पे हो रहा है? दूसरा हो रहा है आर्टिकल 243 में, आर्टिकल 243 में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे कोई भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। थोड़ा जुकाम सा हो रहा है इसलिए बार बार प्यास लग रही है। आगे चलते हैं। संविधान का कौन सा भाग न्यायाधिकरणों से संबंधित है? तो देखिए, न्यायाधिकरण की बात हो रही है यहाँ पे, 323 ए की बात हो रही है। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित न तो 3rd से है और ना ही 11th से है और ना ही 7th से है। ये संबंधित है पार्ट, कौन से पार्ट से? आपको ये पढ़ना तो आता है ना, कि नहीं पढ़ना आता है? आप कमेंट करके बताइए कौन सा पार्ट है। अगर आपको रोमन नंबर नहीं आता है तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। ये कौन सा पार्ट है, आप कमेंट करके बताइए। इसका सही विकल्प है सी। ठीक है, न्यायाधिकरणों के बारे में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? आशा करता हूं आपने कमेंट कर दिया होगा। 14 ए है, अगर सही है तो सही है, नहीं तो उसको सही कर लीजिए। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 322 एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नहीं, गलत है। क्या है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण का क्या है? 323 ए होता है, यही गलत है। आर्टिकल 320 ऑल इंडिया, अखिल भारतीय सेवाएं, इसी से संबंधित राज्यसभा के पास एक अधिकार है। क्या अधिकार है? कमेंट करके बताइएगा। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 78, देखिए आर्टिकल 78 और 75 बहुत महत्वपूर्ण है। 75 बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री कुछ भी काम करता है तो वो क्या करता है? राष्ट्रपति को बताएगा, उसके बारे में बताया गया। और 78 क्या है, इसके बारे में आप बताइएगा कमेंट करके। अब लिस्ट को मैच करना है। यूनियन लिस्ट कौन सा है और राज्य सूची कौन सी है, आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। ठीक है, जल्दी से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन। तो जब बात करते हैं हम यूनियन लिस्ट की, किसकी बात करते हैं? यूनियन लिस्ट की बात करते हैं। तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन से आ जाते हैं? यूनियन लिस्ट में आ जाती है बैंकिंग, 4, ए का 4, ए का 4।
स्टेट लिस्ट में राज्य सूची में कौन आता है? राज्य सूची में आता है कृषि, वन, अंतरिक्ष। जब आप इसका देखिए, पहली बात है कृषि आ जाएगा, ठीक है, कृषि आ जाएगा, यहां पे आप वन कर लीजिए, यहां पे आप वन कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए कंकरेंट लिस्ट में कौन सा आता है। कंकरेंट लिस्ट में कल मैंने पढ़ाया था आपको कि कंकरेंट लिस्ट में कौन सा आता है, आपको पता होना चाहिए। कौन आ जाता है? टू आ जाता है। कौन सा आ जाता है? टू आ जाता है। अब अवशिष्ट सूची में कौन सा आ जाता है? स्पेस। स्पेस। अब इसी को आप क्या करिए, ये टू हो गया और ये थ्री हो गया, ठीक है। तो 4123 है कहीं? 4123 ये है, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द शेर शाह सूरी? कौन सा इसमें से गलत है? दीवाने विजारत, राजस्व एवं वित्त का प्रभारी, ठीक है, सही बात है, विजारत को राजस्व एवं वित्त का प्रभारी ही कहा जाता था। दीवाने आरिज, तो आरिज को क्या कहते थे? सेना का प्रभारी, सही बात है। दीवाने रसालत, विदेश मंत्री को रसालत कहते थे, दीवाने रसालत, बिल्कुल सही बात है। देखिए रसालत का मतलब था विदेश और दीवाने रसालत का मतलब विदेश मंत्री, और यहाँ पे आरिज का मतलब सेना था, ठीक है। दीवाने इंसा, धार्मिक मामलों के मंत्री, नहीं नहीं, इंसा का मतलब था संचार से संबंधित मंत्री। किससे? संचार, जो भी संचार की व्यवस्था रही हो, संचार से संबंधित मंत्री, ठीक है। संबंधित मंत्री याद रख लें, डी विकल्प। विच विच सुल्तान ऑफ द तुगलक डायनेस्टी इशूड टोकन करेंसी कॉपर कॉइन्स? तांबे की, आपको बताना है तांबे की करेंसी किसने जारी की थी। देखिए जो समझदार होगा वही होगा। मैं आपको बताऊं, एक कहावत है कि तुगलक वंश, तुगलक वंश सबसे पढ़े लिखे वंशों में से एक था, और उसमें भी जो थे फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, ये लोग बहुत ज़्यादा क्या पढ़े लिखे लोगों में से जाने जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक को तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है, ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। और इस किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कि मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक थे। उपरयुक्त में से कोई नहीं होगा, हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो जो क्या था, तुगलक वंश के कौन से सुल्तान ने ऐसा किया था? तो तांबे का सिक्का चलाने वाले कौन से थे? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई, किस सुल्तान को? विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज गिवन टाइटल लक्ष बख्श? लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाख बख्श का मतलब दानदाता या दानी, महान दानी। मतलब अगर इसको लिखा जाए, इसका हिंदी मीनिंग लिखी जाए, तो यहां पे लिखा जा सकता है महान दानी या श्रेष्ठ दानी, श्रेष्ठ दानी। तो कौन था वो? आराम शाह नहीं, इल्तुतमिश नहीं, गयासुद्दीन बबलक नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया था लाख बख्श, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन की रचना नहीं है? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन की ये सारी रचनाएं हैं, ये सारी रचनाएं हैं हर्षवर्धन की। कादंबरी जो है ये किसने लिखा है? बाणभट्ट ने, बाणभट्ट ने, ठीक है, कादंबरी। तो यही वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। सातवाहन राजाओं का सही कालानुक्रम क्या है? फर्स्ट सेंचुरी के बाद से ये लोग क्या थे? आए थे प्रकाश में। और एक बात और इनके, इनसे संबंधित आंध्र से ये संबंधित हैं। कहाँ? आंध्र से, ये आंध्र से संबंधित हैं। सबसे पहले तो कौन आया था? सिमुक आए थे। कौन आया था? सिमुक, ठीक है, सिमुक आए थे। आइए यहाँ पे एक लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे लास्ट में गौतमी पुत्र थे, जो मतलब थोड़े से प्रतापी टाइप से थे, इसलिए इनके बारे में बात होती है। देखिए सिमुक और सबसे लास्ट में गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, ये सबसे लास्ट में है। अब इनके बीच के जो लोग हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं।
इसके बाद के जो हैं, जैसे सिमुक के बाद सातकर्णी, ठीक है, फिर हाला, तो ये है इसका क्रम, ये है इसका क्रम। यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिमुक के बाद सातकर्णी, फिर हाला, फिर गौतमी पुत्र, ठीक है, ये वाला विकल्प हमारा बी वाला सही हो जाएगा, ये इसका सही क्रम है। देखिए यहाँ पे दिया है 1st सेंचुरी एडी में आंध्र प्रदेश में सातकर्णी और आंध्रास, ठीक है, ऑल्सो कार्ड सातकर्णी या आंध्रास, ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फाउंडर ऑफ डायनेस्टी कौन था, ऐसा दे रहा है सिमुक को, ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी। निम्नलिखित में से मौर्य स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है कहाँ, कौन सा, सांची मध्य प्रदेश में है, धौली और भरहुत भी नहीं है, धमेक स्तूप जो कि सारनाथ में है, कहाँ है, सारनाथ में, सारनाथ में है धमेक स्तूप। यही आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, केसरिया, ठीक है, केसरिया स्तूप कहाँ है ये आप कमेंट करके बताइए। ये बिहार में है, और बिहार में कहाँ है ये कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। अब यहाँ आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ महाजनपद हैं, उनके राजधानियों को मिलाना है। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, सूरसेन मथुरा के पास था, तो इसका मथुरा हो जाएगा। मगध गया, जो मत्स्य था वो विराटनगर था, और जो वज्जी था उसका वैशाली होगा। आइए एक बार एक नजर लगा देख लेते हैं। अंग का चंपा, मगध का राजगृह, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गया दिया हुआ है, मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है, एक तरीके से गया वहां पे लिख दिया है। काशी का वाराणसी, वत्स का कौसाम्बी, वज्जी का वैशाली, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन और मल्ल का कुसावती, पंचाल का अहिशन, छेदी का शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, ये राजस्थान वाली जगह है, कंबोज का हाटक, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पौटन और गांधार का तक्षशिला, ठीक है, ये 16 आप याद कर लीजिए, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर दिख जाएगा। अच्छा, वहां पे अब सारे आप मैच तो कर ही लिए होंगे, किसका क्या क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे ये इस थोड़ा सा सही कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा आप गलत मत याद करिए, ठीक है, राजगिरी वहां पे लिख लेना जरूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विचार करें। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से त्रिआयामी पाषाण मूर्तियां मिली हैं, सही बात है। कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनी थी। अब यहां पे आपको बताना क्या है, कौन सा सही है, तो पाषाण और कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनी थी, बिल्कुल सही बात है। ओनली एनिमल फिगर वेयर मेड इन ब्रोंज, तो कांस्य की केवल पशुओं की मूर्ति मिली है, क्या वो नर्तकी की मूर्ति नहीं मिली है, तो तीसरा वाला हमारा गलत हो जाता है, 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। चिरान बिहार बिलोंग्स टू विच प्री हिस्टोरिक पीरियड, चिरान बिहार किस काल से संबंधित है, उच्च पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल से संबंधित था। यहाँ पे अन्न के प्रमाण मिले हैं, जैसे गेहूं, जौ, इन सब के प्रमाण मिले हैं यहाँ से, ठीक है, कृषि के प्रमाण, आप इतना कह लीजिए कृषि के प्रमाण मिले हैं। कृष्णदेवराय के कर व्यवस्था से संबंधित कौन नहीं था, सॉरी कौन है, केंद्रीय राज्य विभाग अठवने, इसको अठवने कहते थे, क्या कहते थे, अठवने, लिखने में दिक्कत हो गई है, अठवने, अठवने नहीं अठवने कहते थे, तो ये सही बात है। निजी कारखाने के मालिक औद्योगिक कर देते थे, बिल्कुल देते थे, निजी कारखाने थे और उसके मालिक जो थे वो औद्योगिक कर देते थे। भू राजस्व भूमि की गुणवत्ता पर आधारित था, जैसे कैसे आधारित था, कुछ जमीनें जो अच्छी होंगी वो 1/3 देंगी कर, कुछ जो खराब होंगी वो 1/4 देंगी, उससे भी खराब होंगी तो 1/6 देंगी, तो अलग अलग कर प्रणाली वहां पे थी अलग अलग जमीनों के लिए, ठीक है, तो ये वाली बात भी सही है, तीनों विकल्प हमारे सही हैं, 1 2 3, कौन सा, सी वाला विकल्प, ठीक है, सी वाला विकल्प। आ जाते हैं, एसर्शन और रीजन है, अल बर्नी वॉज नॉट ओनली अ हिस्टोरियन, अल बर्नी केवल इतिहासकार नहीं था, ही हैड इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, साइंस, जियोग्राफी एंड थियोलॉजी, तो बिल्कुल उसकी जो रुचि थी वो खगोल विज्ञान और धर्म
और शास्त्रों में भी थी, खगोल विज्ञान इत्यादि धर्मशास्त्रों में। तो क्या है, ये वाला दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, सही स्पष्टीकरण है। बुद्ध चरित्र और सौनंदरानंद, ठीक है, सौंदरानंद, तो आपको बताना है ये किसने लिखा है, कालिदास ने, विष्णुगुप्त ने, अश्वघोष ने या विशाख दत्त ने। तो ये लिखा है अश्वघोष ने। कालिदास की जो रचनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको आप याद रखें। विष्णुगुप्त की भी, विष्णुगुप्त किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए, विष्णुगुप्त किसको कहते हैं, अर्थशास्त्र किसने लिखा है। फिर विशाख दत्त की बात करें तो मुद्रा राक्षस बहुत फेमस पुस्तक है इनकी, मुद्रा राक्षस याद रख लें। कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है, अनेकांतवाद का सिद्धांत, अनेकांतवाद का सिद्धांत, अणुव्रत का सिद्धांत, शून्यवाद का सिद्धांत। अनेकांतवाद का सिद्धांत बिल्कुल जैन धर्म से ही संबंधित है, ठीक है। और अणुव्रत का सिद्धांत भी, जिसमें पंचशील व्रत वगैरह ये सारी चीजें हैं, वो किससे हैं, वो इसी से संबंधित है। और अनेकांतवाद का भी सिद्धांत इन्हीं से संबंधित है। लेकिन शून्यवाद का सिद्धांत किससे संबंधित था, बुद्ध धर्म से। किससे संबंधित था, बुद्ध धर्म से, बुद्ध धर्म से। ठीक है, याद रख लें, 1 और 2 सही है हमारे, विकल्प बी। ठीक है, जैन धर्म। अब यहाँ नदियां दी हैं, उनके पुराने नाम दिए हुए हैं, उनको उनको क्या करना है, मैच करना है। वितस्ता, पुरुषनी, विपासा और सतुद्री। कल मैंने आपको सतुद्री के लिए बताया था सतलज। विपासा किसका नाम था, व्यास नदी का नाम था। वितस्ता किसका नाम था, और पुरुषनी किसका नाम था, जल्दी बताइए। पुरुषनी किसका नाम था और वितस्ता किसका नाम था। वितस्ता रावी का नाम था और पुरुषनी झेलम का नाम था। ठीक है, झेलम का नाम था, बिल्कुल मत भूलिएगा आप इसको। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3। थोड़ा सा बदलाव है, सतुद्री को सतलज कहते थे, विपासा को व्यास कहते थे। वितस्ता झेलम का नाम था, झेलम का नाम था, रावी का नहीं। पुरुषणी रावी का नाम था, ठीक है, रावी का नाम था। तो अब कंफर्म हो गया, ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पुरुषणी का क्या हो जाएगा, रावी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, विपासा का 1 हो जाएगा और सतुद्री का 4 हो जाएगा। 2 3 1 4, 2 3 1 4, हमारा सी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे साइट दी हुई है और बताना है कि कहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। लोथल से क्या मिला है, ये एक बंदरगाह था, आप सभी को पता होगा, बंदरगाह 2। कालीबंगन से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, 1। धौलावीरा किस लिए, जल निकासी अच्छी व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है, और इसके साथ साथ वहां बड़े बड़े महाशिलालेख भी मिले हैं, तो विशाल शिलालेख, 4। और जो बनावली है यहाँ पे, क्या यहाँ पे ईंट भी मिली है बनावली से, और क्या मिले हुए हैं यहाँ से, पकी हुई मिट्टी के हल मिले हुए हैं, ईंट मिली हुई है, तो यहाँ से मिली हुई है। 3 2 1 4 3, 2 1 4 3, हमारा ए वाला विकल्प ही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। द बदामी केव पेंटिंग्स बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। बदामी गुफा मंदिर के भित्ति चित्र किस वंश से संबंधित हैं। तो देखिए वो जो थे वो वातापी वंश थे। वातापी वंश कौन से थे, चालुक्य के, चालुक्य के वातापी वंश से संबंधित रहा है, ना चोल, ना पल्लव, ना राष्ट्रकूट। ठीक है, ये हमारा चालुक्य वंश है। राजा राज की उपाधि किसने धारण किया था, किस वंश ने। अगर चोल ने धारण किया था तो उसके उस महान राजा का क्या नाम था, ठीक है, बताइएगा। कौन सी दार्शनिक प्रणाली केवल भौतिकतावाद की में विश्वास रखती है। ऋणम कृत्वा घिवम पिबेत वाली बात आपने सुना होगा, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। ठीक है, वो कौन से, वो चारवाक के क्या है, श्लोक हैं, चारवाक के श्लोक हैं, मतलब अति भौतिकवादी, जिसमें कहा गया है कि अभी जो जीवन मिला है यही है, बाकी मरने वरने के बाद आत्मा आत्मा पता नहीं कौन जान रहा है क्या होगा। तो वो कौन थे, चारवाक थे, भौतिकतावाद। ठीक है, मेटेरियलिज्म की बात यही करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। संगठनों को उनके कालक्रम के हिसाब से सही व्यवस्थित करना है। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज, आत्मीय सभा,
आर्य समाज और रामकृष्ण परमहंस। सबसे बाद में तो रामकृष्ण परमहंस आया। कब आया? सबसे बाद में आया। अच्छा, इनके जो काल हैं वो थोड़े से मुझे एकदम कंफ्यूज, थोड़ा सा अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन ये एक 1700, 1800, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा मैं विस्मृत हो रहा हूँ। अच्छा हाँ, ठीक है, देखते हैं। जब बात हो रही है आर्य समाज की, आर्य समाज की सबसे पहले बात होगी आर्य समाज की, फिर नहीं, सबसे पहले बात होगी आत्मीय समाज की, आत्मीय सभा की। तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। आत्मीय सभा का कब किया गया था? ये किया गया था 1815 में। 1815 में। आर्य समाज की बात जब होगी, आर्य समाज और सत्यशोधक, आर्य समाज जो सत्यशोधक समाज था वो 1873 था, आर्य समाज 1875 था, और रामकृष्ण परमहंस 1897 था। ठीक है, 1897 था। मतलब ये रामकृष्ण मेरा मिशन जो था, वो जहाँ तक मुझे याद है कि वो जो भाषण चल रहा था कहाँ पे, अमेरिका शिकागो में, उससे पहले से ही ये था। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें ऐसी हो गई। अब इसी हिसाब से इसको कालक्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की बात अगर करें तो 1815 राजा राम मोहन राय जी ने इसको बनाया था, इसको विवेकानंद जी ने बनाया था, इसको दयानंद सरस्वती जी ने बनाया था। तो आइए इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले 3, फिर 4 1873 सत्यशोधक समाज, फिर 2, और फिर जाके 1। 3421, 3421, हाँ, ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये है इसका, ठीक है, ऑर्डर। थोड़ा सा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया तिलक मेमोरियल स्वराज फंड वॉज डिसाइडेड इन विच INS सेशन। आपको बताना है इसमें से किस सेशन में हुआ था। अखिल भारतीय तिलक मेमोरियल स्वराज कोष की स्थापना, कुल 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था कि 1 करोड़ रुपए क्या बना लिए जाएं। ठीक है, 1 करोड़ रुपए बना लिए जाएं इस कोष में। ठीक है, ऐसा लक्ष्य था। नागपुर अधिवेशन में इसकी बात की गई थी, और नागपुर अधिवेशन 1920 में ही इसको पारित किया गया था, मतलब एक तरीके बनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कौन था इसका अध्यक्ष, तो आपको पता होना चाहिए विराघवाचार्य, विराघवाचार्य, CV विराघवाचार्य थे। कौन था? CV विराघवाचार्य। ठीक है, याद रख लें आप, CV विराघवाचार्य थे इसके अध्यक्ष। नागपुर सेशन 1920 दिसंबर के आसपास हुआ था। और कब हुआ था? तिलक जी की डेथ कब हो गई थी? 1 अगस्त 1920 को हो गई थी। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को हो गई थी। उसके बाद ये वाला जो अधिवेशन हुआ था, इसी के अंतर्गत क्या किया गया था, ये वाली विचार, मतलब इसको प्रस्तुत किया गया था और इसका निर्णय लिया गया था। अशोक के शिलालेखों में किन राजवंश का उल्लेख मिलता है? अब देखिए, अशोक के शिलालेखों में किन का, वैसे तो चोल का भी मिलता है, चेर का भी मिलता है, पांड्य का भी मिलता है, तीनों का मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा, क्योंकि सबका उल्लेख मिला हुआ है, कोई ऐसा नहीं है जिसका उल्लेख न मिला हो। आगे चलते हैं, इसका सही उत्तर सी हो गया है। बाल गंगाधर तिलक केसरी, लाला लाजपत राय इंडियन सोशोलॉजिस्ट, मिरात उल अकबर, ये 3 विकल्प आपको दिए हुए हैं, जनरल दिए हुए हैं। इनके बारे में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है। तो तीनों में से कौन सा, देखिए, केसरी बाल गंगाधर तिलक जी से ही रिलेटेड था, लेकिन लाला लाजपत राय से संबंधित था कौन सा? इंडियन सोशोलॉजिस्ट। ठीक है, ये क्या इनसे संबंधित था, या श्याम जी कृष्ण वर्मा से संबंधित था? किससे संबंधित था? श्याम जी कृष्ण वर्मा से संबंधित था। लाला लाजपत राय, देखिए यहाँ पे अगर ये दादा भाई नरोजी दे देता तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता। ये तो दादा भाई लाला लाजपत राय की बात कर दिया है, तो इंडियन सोशोलॉजिस्ट थोड़ा सा क्या है, एकदम क्लियर है कि ये गलत है, क्योंकि ये किससे किया गया था? ये श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। अब्दुल कलाम आज़ाद जी द्वारा मिरात उल अकबर,
नहीं, मिरात उल अकबर था राजा राम मोहन राय द्वारा। राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था, तो तीसरा वाला भी गलत है। अब यहाँ पूछ क्या रहा है कौन सा सही है, तो केवल एक ही सही है हमारा। कौन सा सही है? एक। ठीक है, मिरात उल अकबर किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय। और जो इंडियन सोशोलॉजिस्ट है वो श्याम जी कृष्ण वर्मा से संबंधित है। तीस्ता नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है। ब्रह्मपुत्र का क्या है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग से, कहाँ से? ये स्थान है, यहीं से निकलता है ब्रह्मपुत्र। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तीस्ता नदी सो लासा, दो तीन नाम है इसका, सो लामसा, ठीक है, ये भी एक नाम है, सो लामसा। तीस्ता नदी वहां से निकलती है, ठीक है। सिक्किम, सिक्किम से निकलती है। कहां से निकलती है? सिक्किम से, सिक्किम से निकलती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो पहला वाला तो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। पहला वाला हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि वहां से निकलती ही नहीं है। दूसरे वाले पे आते हैं। रंगित नदी, रंगित नदी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, रंग की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, और ये तीस्ता नदी की सहायक नदी है। बिल्कुल, जो रंगित नदी है ये सिक्किम से ही निकलती है और तीस्ता की सहायक नदी है, ये एकदम सही बात है। द तीस्ता रिवर मर्ज इनटू बे ऑफ बंगाल अलोंग द इंडियन बांग्लादेश बॉर्डर। भारत बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलता है, ये कहाँ मिलता है? ये ब्रह्मपुत्रा से मिलता है। तो ये तीसरा वाला भी हमारा गलत हो जाता है। केवल दो यहाँ सही है, केवल दो सही है, ठीक है। और अगर ब्रह्मपुत्रा की बात हो ही रही है तो ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। क्या पद्मा कहते हैं या जमुना कहते हैं? जमुना कहते हैं, ठीक है। और कहाँ से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। इसके बाद अगर कुछ जानना हो तो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी हैं? मानस, संकोस, धनसिरी, सुबनसिरी, लोहित, दिहांग, दिबांग, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। तो इतनी इसकी सहायक नदियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। इसका जो सही उत्तर था वो आपने देख लिया। हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि वित्तीय सहायता में देने की घोषणा की गई है? 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा, ठीक है। 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। करंट अफेयर है। द रिसेंटली डिस्कस बुक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनॉलिटी? किससे संबंधित है? अमिताभ कांत जी से संबंधित है, सुमन बेरी जी से संबंधित है, किससे संबंधित है? जल्दी कमेंट करके बताइए। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखिए, सुमन बेरी नहीं है, पीयूष गोयल नहीं, निर्मला सीतारमण जी नहीं है, हैं अमिताभ कांत थी। अमिताभ कांत के हिसाब से आप ये बताइए कि अभी ये किसके किसके अध्यक्ष हैं, किस किस आयोग के ये अध्यक्ष हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। और ये पहले किसके उपाध्यक्ष थे? क्या वो नीति आयोग था? क्या क्या वो नीति आयोग था? ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चित गुलाबी अग्निरोधी मुख्य तत्व कौन सा है? बेंजोइक अम्ल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी नहीं है। क्या है? अमोनियम फास्फेट, जिसको गुलाबी अग्निरोधी का दर्जा दिया गया है और मुख्य तत्व है, ठीक है। हाल ही में +20 -60 तक तापमान में रहने के लिए हिम कवच नाम का एक यंत्र तैयार किया गया है। यंत्र कह लें या ऐसा कह लें कि वो एक क्या है, एक ऐसा मतलब जैसे
एक टेंट होता है, वैसा ही हिमकवच के नाम से एक बैग है वो पूरा, ठीक है। उसको किसने तैयार किया है जो कि इतने माइनस टेम्परेचर और इतने प्लस टेम्परेचर में एकदम सामान्य रह सकता है इस दोनों के बीच के टेम्परेचर पे? तो क्या वो आईसीएमआर है? नहीं, वो मेडिकल से रिलेटेड होना होगा तब शक करेंगे। आईआईएम अहमदाबाद भी नहीं है और आईआईटी मद्रास भी नहीं, वो डीआरडीओ है, वो डीआरडीओ है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी, इस बात का ध्यान रखें आप सभी। आगे चलते हैं। वेयर वॉज द फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 रिसेंटली इनॉग्रेटेड? कहाँ पे हुआ है? कहाँ पे हुआ है? रियाद में, रियाद में हुआ है, ठीक है, याद रख लें। रिसेंटली विच कंट्री एक्सपोर्टेड द सिक्स्थ एंड फाइनल यूनिट ऑफ 1000 मेगावाट फॉर कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु? तो देखिए, रसिया, रसिया ने लिया है, ठीक है। हाल ही में जो तमिलनाडु के कुंडकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 MW की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है? वो किसके द्वारा किया गया है? रसिया के द्वारा। हाल ही में किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? किसे मिला है? शांति निकेतन को, धौलावीरा को, चराइदेव मोइदम को या होयसेल मंदिर को? चराइदेव मोइदम को मिला है। कुछ समय पहले 42वां था ये, ठीक है, 42वां था ये होयसेल, लेकिन अभी किसको, हाल में किसको मिला है? चराइदेव मोइदम को मिला है, ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। ये सारे करंट अफेयर हैं। हाल ही में चर्चा में रहे भार्गवास्त्र, भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? भार्गवास्त्र है क्या? भार्गवास्त्र क्या है? एक तरीके से ड्रोन को खत्म करने के लिए, ड्रोन को खत्म करने के लिए एक मिसाइल प्रणाली है, ठीक है, जो किससे संबंधित है? सॉर्म ड्रोन एंटी सिस्टम, ठीक है, सॉर्म वोन एंटी ड्रोन एंटी सिस्टम, ठीक है, इसी से संबंधित है, ठीक है। हाल ही में मकर विलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल? केरल में किया गया है मकर विलक्कू महोत्सव, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? आवास एवं शहरी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय? तो वो कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। वेयर वॉज द कंट्रीज टॉलेस्ट 72 फीट हनुमान स्टैचू, हनुमान जी स्टैचू रिसेंटली इनॉग्रेटेड? कहाँ पे किया गया है हनुमान जी की इस प्रतिमा का अनावरण? कहाँ पे किया गया है उद्घाटन? तो वो है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में है, ठीक है, बेंगलुरु में है। आगे चलते हैं। हाल ही में एनटीटी लॉकर किसने दिया? वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? किसने दिया है? तो ये बिल्कुल किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? मतलब फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? मेघालय, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? जल्दी बताइए। ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल। Who has recently launched the disaster risk warning system कवचम? हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किसने किया है? केरल ने किया है। किसने किया है? केरल ने किया है कवचम। What rank has India secured in the global फायर पावर इंडिया इंडेक्स 2025? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है भारत को? तो देखिए, इसमें ये होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या करता है? सैन्य शक्ति, उसके साथ साथ मिसाइलें कितनी हैं, ठीक है, मिसाइल मतलब तकनीक, क्षमता इत्यादि के आधार पर फायर पावर इंडेक्स का निर्धारण किया जाता है। और भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का चौथा स्थान है। तो बाकी के लोग कौन से हैं? तो पहला कौन है? जैसा कि आप सभी को पता होगा,
यूएसए, दूसरा कौन है, रसिया, तीसरा कौन है, चाइना, और चौथा कौन है, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, फोर्थ रैंक, फोर्थ रैंक। आगे चलते हैं। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? हु हैज रिसेंटली बीन सेलेक्टेड फॉर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड? किसे दिया गया है? इनकॉइस को दिया गया है। किसको दिया गया है? इनकॉइस। ठीक है, इनकॉइस को दिया गया है, ध्यान रख लें। हु हैज रिसेंटली लॉन्च द डिजिटल ट्री आधार इनिशिएटिव फॉर एवरी चिनार ट्री? तो चिनार ट्री के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किस राज्य ने शुरू किया है? सिक्किम ने नहीं, अरुणाचल प्रदेश ने नहीं, लद्दाख ने नहीं, जम्मू कश्मीर ने। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किससे शुरू किया गया कार्बन क्रेडिट की अवधारणा? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा 1992+5 के बाद हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल मतलब 1997 में। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। यहीं पे कार्बन क्रेडिट की अवधारणा को रखा गया था। 92 में क्या था? सतत विकास की बात की गई थी। सतत विकास की बात की गई थी। कार्बन क्रेडिट का जो अवधारणा आई थी वो कहाँ आई थी? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस के बारे में जब बात होगी तो कौन सा? 16 सितंबर। एकदम याद रखें। और क्वेश्चन आने की संभावना होती है हमेशा। मतलब क्या मिलता है मुझे समझ में नहीं आता एग्जामिनर को, लेकिन हर बार पूछ देता है। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? तो आप सभी को बताना है कहाँ पाया जाता है। समताप मंडल में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। उसके बाद आपको बताना है कि इसकी जो इकाई होती है वो डाप्सन होती है। डीबी में इसकी इकाई को ज्ञात किया जाता है। उसके बाद आपको बताना है कि मैंने कल आपको बताया था किस तरीके से प्रकाश विघटन के द्वारा ही क्या होता है? प्रकाश विघटन के द्वारा ही ओजोन लेयर की क्या होती है? निर्माण प्रक्रिया, निर्माण प्रणाली शुरू होती है। उसके बाद इसकी जो तिथि है वो 16 सितंबर है, ये आपको याद हो गया। ठीक है। और किससे ये प्रभावित होती है? ग्रीन हाउस गैसों से प्रभावित होती हैं, CFC से प्रभावित होती है, CFC से प्रभावित होती है। ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैस की बात हो रही है तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन कौन सी गैसें हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कन्फ्यूजन हो सकती है N2O और NO2 में। NO2 में तो देखिए N2O है लेकिन NO2 नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक है। CO2 है लेकिन CO नहीं है, CO नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। CFCs है, SFCs है। ठीक है। और बाकी का 30 जनवरी को किसका असैसिनेशन हुआ था बताइएगा? 2 अक्टूबर का किसका जन्म हुआ था बताइएगा? आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। Which is the first airport in India powered entirely by solar energy? तो सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? कोचीन। उड़ती उड़ती खबरें आई हैं कि दूसरे की संभावना है पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी की संभावना बन रही है। ठीक है, सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा से ही जो चलती है। तो ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस एक दिन में 50 लीटर पानी ये पीता है। कितना? 50 लीटर पानी ये पीता है। तो अगर आपने कुएं के पास इसको लगा दिया है तो कुआं अपने आप ही सूख जाएगा, कुछ करना ही नहीं उसके बाद, पर लगाइए और भूल जाइए। इन विच ईयर वॉज द वाटर एक्ट इनेक्टेड? मतलब वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। तो देखिए वो कब हुआ था? 1974 में हुआ था। याद रख लें 1974 में हुआ था। ये ऐसे ही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, CPCB के बारे में पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कब हुआ था? 1974 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा लोटिक पारिस्थितिक तंत्र है? अब देखिए आप पहले लोटिक इकोसिस्टम होता क्या है आप ये जान लीजिए। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र वो होता है जहां पे जहां का जल हमेशा प्रवाहित होता रहे, बहता रहे। ठीक है,
प्रवाहित होता रहे, बहता रहे, रुका हुआ जल ना हो, उसी को लोटिक जल लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो कौन सा है, दलदल में क्या जल बहता रहता है? नहीं। तालाब में नहीं, धसाऊ क्षेत्र में भी नहीं, नदी में हमेशा बहता रहता है। तो यही हमारा लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। रियो शिखर सम्मेलन 1902 का एजेंडा क्या था? ओजोन परत का संरक्षण नहीं था, और पोल्यूटेंट प्रदूषक भुगतान सिद्धांत भी नहीं, और पर्यावरण शिक्षा भी नहीं। क्या था? सतत विकास। ब्रेटलैंड रिपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट करके बताइए। ब्रेटलैंड रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रेटलैंड रिपोर्ट क्या जानते हैं इसके बारे में, कमेंट करके बताइए। ठीक है। तो 1992 में एजेंडा 21 क्या था? सतत विकास से संबंधित था। ठीक है। जलीय पौधे जिसे जल प्लावित धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जब बात होती है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किससे संबंधित है? नाइट्रोजन फिक्सेशन किससे संबंधित है? ये नाइट्रोजन की प्रतिपूर्ति के लिए, जैसे धान को नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी तो एक इसकी एक घास ही होती है, आप एजोला जैसे ही करेंगे आपको दिख जाएगा, वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है। तो एजोला, एजोला इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। विल्सन साइकिल इज रिलेटेड टू व्हाट? विल्सन साइकिल जो होता है, विल्सन साइकिल के अंतर्गत बताया जाता है कि जो अभी महासागर है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, वो बताता है कि जो प्लेट है वो कैसे गति कर रही है। प्लेट विवर्तनी, प्लेट विवर्तनी की गति के बारे में बताता है। फिर वो बताता है कि किस तरीके से संचलन हो रहा है, प्रसरण हो रहा है पृथ्वी के आंतरिक, क्या आंतरिक भाग में। ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन नहीं, महासागरीय करंट नहीं, प्रवाल भित्तियों के निर्माण नहीं, प्लेट विवर्तनिकी से। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, रिवर्स और उसके हिमनद। ठीक है। तो यमुना सतोपथ हिमनद, क्या ये सही है? आपने बंदर पूंछ के बारे में सुना है? आपने बंदर पूंछ के बारे में सुना है? अगर सुना होगा तो आपको पता होगा कि ये किससे निकलती है? बंदर पूंछ से निकलती है यमुनोत्री, यमुनोत्री से। तीस्ता की बात करें तो तीस्ता को मैंने आपको बताया सो लोम सो, या सो लामो भी कहते हैं इसको, सो लामो भी कहते हैं, यहीं पे लिख लीजिएगा, सो लामो। ठीक है, भी कहते हैं इसको। तीस्ता वहां से निकलती है। नुब्रा, एक्चुअली ये क्या है, मतलब सिक्किम में है तो वहाँ की जो भाषा है ना वो थोड़ी अलग है, इसी वजह से नाम जो है वो थोड़े से अलग होते हैं। तीस्ता तो, और मतलब यहाँ की जो हिमनद है। नुब्रा की बात करें तो नुब्रा सियाचिन से ही निकलती है, सियाचिन हिमनद से ही निकलती है। तीसरा सही है, लेकिन पहला और दूसरा नहीं सही है। ठीक है, पहला और दूसरा नहीं सही है। तो यमुना किसकी सहायक नदी है? आप सभी को पता है, गंगा की सहायक नदी है। कौन से किनारे से मिलती है, दाएं से कि बाएं से? तो ये कमेंट करके आप बताएं। दाएं से मिलती है। और इसके अलावा कौन सी नदी मिलती है जिस तरफ से ये मिल रही है? सोन, सोन मिलती है। ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है। सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से दूसरी नदी कौन सी निकलती है? नर्मदा निकलती है। नर्मदा किस तरफ जाके गिरती है? तो वो गिरती है अरब सागर में। अरब के सागर में गिरने वाली कितनी नदियां हैं? तो तापी, माही, नर्मदा और साबरमती। और भी जब नीचे आए तो मांडवी, जुआरी, तो पेरियार ये हैं, सरावती, ये सारी नदियां हैं। भरतपुंजा भी है। उसके बाद अब आपसे पूछा जा सकता है कि अगर नदियों के बारे में ही पूछा जा रहा है तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी ऐसी है जिसपे जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो कौन सी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बंदरपूछ,
यमुनोत्री से, तीस्ता के बारे में मैंने आपको बता दिया, और नुब्रा से बता दिया कि ये सियाचिन हिमनद से ही निकलती है। तो हमारा यहाँ पे सही विकल्प कौन सा हो जाता है, कौन सा सही नहीं है, तो 2 और 3, 2 और 3, डी। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ से निकलती हैं, जास्कर, शिवालिक, काराकोरम या लद्दाख। ट्रांस हिमालय से निकलती है, कहाँ से, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय से संबंधित कौन सा है, काराकोरम, काराकोरम। ठीक है, ट्रांस हिमालय। केटू, अच्छा केटू, कारा और कोरम को मिला के केटू गार्डविन आस्टिन, इसकी, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की। लेकिन विवादित होने की वजह से कंचनजंगा का भी नाम कभी कभी आ जाता है। अगर पूछे विवादित ऊंची चोटी कौन सी है तो केटू गार्डविन आस्टिन है। अगर पूछ ली डायरेक्ट कौन सी है तो आपको पता चाहिए वो कंचनजंगा है, जो कहाँ पे है, सिक्किम में है। ठीक है। अच्छा, और वो नेपाल में, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दी थी, वो मेरे मुंह से निकल गया था गलती से, आप उसको सही कर लीजिए, जहाँ भी हो उसको सही कर लीजिएगा। हिमालय के बारे में, हो सकता है मैंने सिक्किम लिख दिया हो, हिमालय की ऊंची चोटी एवरेस्ट के बारे में मुझे पता नहीं, यही याद आ रहा है कि मैंने आपको गलत तो नहीं बता दी। वो नेपाल में है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, नेपाल में है, सिक्किम में नहीं है। ठीक है, वो मैं गलती से बता दिया, कंचनजंगा दिमाग में चल रहा था तो बता दिया। ट्रांस हिमालय का केटू गार्डविन आस्टिन है, जो कि कहाँ है, लद्दाख में है। कौन सी जगह है, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कंचनजंगा, कंचनजुंगा की बात हो, आप देखेंगे जब एनसीईआरटी में, तो वहाँ कंचनजुंगा लिखा हुआ है। ये कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये सिक्किम में है, याद रख लें आप। आगे चलते हैं। अंडमान को निकोबार से कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है, तो ये कौन सा है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, 8 डिग्री चैनल किससे संबंधित है, लक्षद्वीप और मालदीव से। ठीक है, लक्षद्वीप और मालदीव से। ठीक है, ये इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान सागर से कोई मतलब नहीं, मन्नार की खाड़ी, श्रीलंका और भारत से संबंधित है, 11 डिग्री चैनल से भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, प्लाया नामक उथली झील किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, तो मैंने आपको बताया था अभी कि ये मरुस्थल से संबंधित है, मरुस्थल से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, ऑक्सबो, ये पूछा जाता है, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक ये किससे संबंधित है, तो क्या होती है, नदियां, जैसे आप देखिए ये नदी जा रही है, ये नदी जा रही है। ठीक है, ये नदी जा रही है। अब यहाँ पे अगर, जैसे समझिए आप कि इस जो नदी थी, नदी की लंबाई थोड़ा सा सूखने की वजह से, सूखने की वजह से अब इसकी चौड़ाई अगर कम हो जाए तो ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो जब ऐसे जाने लग जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, पहले बना लो फिर आपको दिखाता हूँ। ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो जगह जगह पे, ये जो जगह जगह पे, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, ये जो झील नुमा आकृति बन जाती है, इसी को ऑक्सबो लेक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं, इसी को कहते हैं। ठीक है, याद रख लें आप। निकायों की लवणता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए 2020 में एक रिपोर्ट आई थी, पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज, सॉरी, 2020 से पहले इस क्वेश्चन को बताना बहुत आसान था। 2020 से पहले इस क्वेश्चन को बताना बहुत आसान था, 2020 से पहले। लेकिन अभी रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया भी गया था, मतलब 2020 में रिपोर्ट आई थी, जो डेड सी है, लेक वन और गिल्ड साल्ट। तो ग्रेट साल्ट को तो पहले आप हटा दीजिए यहाँ से, ये तो 3rd नंबर पे ही आएगा, ये 3rd नंबर पे ही आएगा। जो लेक वन और डेड सी है, लेक वन की 330 है, 330 पीटी। ठीक है,
लेकिन जो डेड सी है इसकी कितनी है, देखिए ऐसे दिखाते हैं इसको, 1000% ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। इसकी 300 से 340 हो गई, ठीक है, 340 हो गई, कभी कभी कम भी हो जाती है, इसी के बीच में रहती है, इसी के बीच में रहती है। तो यहाँ पे डेड सी और लेक वन, अगर इसके एवरेज को देखा जाए तो एवरेज देखा जाए तो लेक वन का सबसे ज़्यादा है, मतलब 2, 1 एंड 3 है, जो कि सही है। लेकिन बीच बीच में क्या होता है, कभी कभी इसका 340 चला जाता है, तो वो लेक वन से भी ज़्यादा हो जाता है। तो लेक वन और डेड सी में ये थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, आप इसको क्लियर रख लें, ठीक है। तो लेक वन, ग्रेट लेक वन, डेड सी और ग्रेट सॉल्ट लेक, डी वाला विकल्प हमारा सही हो गया है। अगर ज़्यादा से कम की तरफ बताना है तो, ठीक है, इसमें बताना क्या है, अवरोही बताना है ना, अवरोही बताना है, तो हो जाएगा 3, मतलब ग्रेट सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक, फिर डेड सी, फिर लेक वन, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एज पर द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, व्हाट इज द रैंक एमंग 140 कंट्रीज। तो इंडिया की अभी रैंक कितनी है, तो इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है, 131 है, 131 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 titled A Matter of Choice, People and Possibilities in the Age of AI, what is the India rank among 193 countries and territories। ये आपको याद कराने के लिए, कभी अगर इसका थीम पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, इसका टाइटल पूछ ले, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन एज ऑफ एआई। तो क्या है अभी इसका एआई, इसकी रैंकिंग क्या है इंडिया की एचडीआर रिपोर्ट में, तो इसकी जो रैंकिंग है वो कितनी है, 130 है, ठीक है। कितने देशों में, यहाँ पे खुद ही दिया हुआ है 193 कंट्रीज, पीछे 148 कंट्रीज थे, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ इसके डाटास को भी देख लेते हैं। अगर रैंक की बात की जाए तो 130 हो गया है। देखिए यहाँ पे 2023 इसलिए लिखा हुआ है कि तभी का डाटा है, 2025 में रिलीज जरूर हुआ है लेकिन डाटा 2023 तक का है, ठीक है। एचडीआई वैल्यू जो 676 से 685 हो गई है, ठीक है। अब इस किस आधार पे इसको देखा जाता है, तो देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, इन्हीं चारों के आधार पे निर्धारित किया जाता है, ठीक है। ये निर्धारित किया जाता है। महबूल उल हक का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने क्या किया था, इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई थी, मैंने उनके बारे में बताया है। अमर सेन जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमर सेन जी का नाम आ गया है तो आप याद रखिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए उन्हें 1998 में क्या मिला था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल भी मिला हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व प्रसन्नता प्रतिवेदन, मतलब ये जो रिपोर्ट है विश्व प्रसन्नता सूचकांक होगा, उसमें 2025 में भारत का स्थान क्या है, तो आपको बताना है। देखिए वो है 118वां। अब यहाँ पे आप ये बताइए कि फर्स्ट कंट्री कौन सी है, फर्स्ट कंट्री कौन सी है। मतलब हम लोग इतने नाखुश हैं, अच्छा नहीं लगता है, तो आप फर्स्ट कंट्री बताइए, सबसे ज़्यादा खुश कौन, कौन ज़्यादा हंस रहा है भाई, पता चलेगा। अकॉर्डिंग टू द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन 180 कंट्रीज, क्या है, क्या वो 90 है, 96 है, 101 है या 110 है। इस वाले क्वेश्चन का उत्तर आप जल्दी से बताइए। 96 है, ठीक है, कितना है, 96 है, याद रख लें आप सभी। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो सारी एक तरीके से क्रम में होंगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसमें बदलाव करूंगा। कुछ चीज़ें इधर उधर भी होती हैं तो उसके बारे में भी आपको पूरा बताया जाएगा, आप एकदम निश्चिंत रहें, ठीक है। और एक साथ ही एक बात और, अगर क्वेश्चन का स्तर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बताइए, और नहीं अच्छा लग रहा है, कठिन या सरल या और भी कुछ चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं उस हिसाब से इसमें बदलाव करूंगा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक पता चलेगा कि आपके और मेरे बीच में कितना गैप आ रहा है, उसको हम दूर कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको याद होगा और आप एग्ज़ाम में 100% आप क्लियर कर लेंगे एग्ज़ाम और आपको आगे सफलता मिलेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।